अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे द वर्ड इज टू मच विद अस। एक पोएम है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम। इंतहाई ज़बरदस्त पोएम है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये फर्स्ट ईयर की बुक में है, फेडरल बोर्ड, शायद पिंडी बोर्ड में भी है। हम रेडी करेंगे ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले दिस इज अ सोनेट। सोनेट मीन्स अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। ये 14 लाइन्स, कभी 4 और आखिर में 2 लाइन्स, कभी 6 और आखिर में 2 लाइन्स, कभी 8 और 6 लाइन में है। जैसे ये पोएम है, फर्स्ट 8 लाइन्स है, फिर 6। इस स्टाइल को पेट्रार्चर सोनेट्स बोलते हैं। पेट्रार्च एक इटालियन पोइट था। इसका यही, उस बंदे का यही स्टाइल था। पहले 8 लाइन बनाता था और फिर बनाता था वो 6 लाइन, और उनका राइम स्कीम यही रहता था, ए बी बी ए बी बी ए, और फिर सेकंड का सी डी एंड सी डी, या सी डी ई। तो जो शेक्सपियर ने अपनाया है वो सी डी एंड सी डी है। तो इसी वजह से इसको पेट्रार्चन बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो ये ज़रूर बता देना कि ये पेट्रार्च इटालियन पोइट था और उसी का स्टाइल इसने अपनाया है, जिनका यानी जिसका जो राइम स्कीम बनता है ए बी बी ए बनता है। अब पोइम पढ़ते हैं। द वर्ड इज टू मच विद अस। इसका मतलब क्या है कि हम, वर्ड मतलब दुनिया, दुनियाई चीज़ है। शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ जो था ना, वो इंतहाई खफा था। वो जब खफा हो गया, मतलब कि लोग क्यों अटेंशन नहीं दे रहे नेचर को, तो उसने ये पोइम लिखी। ये 1807 में तकरीबन ये पब्लिश हुई ये पोइम। ये टाइम था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, यानी दुनिया ने तरक्की करना शुरू की थी। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनत आई, लोग नेचर से हटने लगे। उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। तो वो खफा है। पहली लाइन है द वर्ड इज टू मच विद अस, यानी कि दुनिया में हम बहुत ज्यादा मगन हैं। हम, ये दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। टू मच विद अस, टू मच, ये वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। लेट और सून, जल्द या बदैर। गेटिंग स्पेंडिंग, हम क्या करते हैं, गेट करते हैं यानी पैसे कमा लेते हैं, एंड स्पेंडिंग और खर्च करते हैं। वी ले वेस्ट और पावर्स, और जो हमारी अपनी ताकत है उसको हम वेस्ट करते हैं, जाया करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। लिटिल वी सी इन नेचर, वो फितरत हम कम देखते हैं, दैट इज आवर्स, जो कि हमारी है। दैट इज और से एडजेक्टिवल क्लॉज की जगह यहां काम करते हैं। और जो है ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे। देखो, गिव अवे इंग्लिश में मतलब है कोई चीज मुफ्त दे देना। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, हमने अपने दिल दे दिए, खत्म किए। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड का मतलब होता है बदतमीज, बदतहजीब, इमोरल। बून ब्लेसिंग, नेमत। इसके बदले में हमें क्या मिला, यानी हमने ये दे के नहीं लिया, मगर हमें मिला इसमें एक इमोरल ब्लेसिंग, यानी बहुत ज्यादा तखावट और पैसों के पीछे भाग जाना। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, ये समंदर जो है, जो अपना सीना, बोसम मीन सीना, खासकर ये औरत के सीने को बोलते हैं। बेयर्स मीन नंगा करना, मगर यहां मतलब है दिखा देना, टू द मून। ये समंदर जो अपना सीना मून को दिखाता है। द विंड दैट विल बी हॉलिंग इट ऑल आवर्स, और ये जो हवा है जो सारा दिन चलती रहती है, मतलब कि हवा हॉलिंग इस आवाज को बोलते हैं, ठीक है। समंदर जो कि अपना सीने दिखाता है, और हवाएं जो हम वक्त चलती है, या हर टाइम ये हॉलिंग की आवाज आती है, तो मतलब चलती रहती है। एंड आर अप गेदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये तमाम अब खामोश फूलों की तरह इकट्ठे हो गए, यानी कुछ कर नहीं सकते ना हवा ना समंदर, क्योंकि कोई है ना देखने वाला। फॉर दिस, इसलिए, फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून्स, हम तारीफ नहीं कर सकते। आउट ऑफ ट्यून्स मतलब कि हम में वो हिम्मत नहीं है कि हम इसकी तारीफ करें। इस तरह के सब सहर अंगेज मनाजिर की तारीफ हमसे नहीं हो सकती। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन विच ही इज टेलिंग अस दैट वी डू नॉट पे अटेंशन to the nature. We are too much engrossed in the world, that we do not pay attention. We are getting money, we are spending money, we are wasting our power, we do not pay attention to our nature. And what we have found, found a sordid moon. The sea, the wind, all are there, but they are just sleeping flowers, and we are out of team.
tune, we do not pay attention to these things. Look at the rhyming scheme. Soon, A powers B, Ors B, boon soon की तरह है तो A, moon boon की तरह है तो ये भी A, hours powers की तरह है तो B, flowers B और tune moon की तरह है तो ये A हो गया. तो बिल्कुल पेट्रार्चन है. सेकेंड स्टैंजा इनका बहुत ज़्यादा यानी ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल है और मुझे इससे इंतहाई लगावे कि ये ख्वाहिश करती है. ये जो राइटर है ये ख्वाहिश करता है और पहली लाइन है इट मूव्स अस नॉट. ये इंग्लिश का एक स्टाइल है ना, वो इस तरह भी कह सकता था कि इट डजंट मूव अस, ये हमें मुतासिर नहीं करती ये चीज़ें. इट मूव्स अस नॉट, ये इस पे एक स्ट्रेस करता है. तो इसका मतलब, इस जुमले का भी यही मतलब है कि ये हमें मुतासिर नहीं करता. ये जो मनाजिर है यानी जो दुनिया के पीछे भागना है ये हमें मुतासिर नहीं करता. फिर कहता है ग्रीक गॉड, ए खुदा, आई वुड रादर बी, आई वुड रादर, आई वुड, अब नहीं कि मैं हूं, वो कहता है शायद मैं हो जाता, मेरी ख्वाहिश है. इफ आई वरा, कि मैं हो जाता. क्या? अ पेगन, एक काफिर, सकल्ड जो कि चूसता, क्रीड एक अकीदा, वन आउट पुराना. ए खुदा, नौजुबिल्ला, काश मैं वो पागल या वो काफिर होता जो पुराने मजहब पर यकीन करता, सकल करता. सकल यानी यहाँ चूसने को, बच्चा जो चूसता है ना, वो अम्मी से दूध चूसता है, उसको सकलिंग बोलते हैं, मगर यहाँ मतलब है कि उन्हीं अकीदों पर यकीन करता. सो माइट आई, तो शायद मैं, माइट आई, कुछ लोग इसको गलत तर्जुमा करते हैं कि मैं हूं, नहीं मैं हूं नहीं, वो कहता है शायद मैं होता. स्टैंडिंग ऑन दिस अनप्लेजेंट ली, अनप्लेजेंट नाखुशगवार, ली मीन्स मरगुजार, सब्ज़ार. तो शायद मैं इस सब्ज़ार मरगुजार पे जो कि अनप्लेजेंट नाखुशगवार है खड़ा रहता. हैव ग्लिम्पसेस, तो मैं झलक होती. दैट वुड मेक मी लेस, जो कि मुझे बनाता कम. फॉरलॉन, अफसुर्दा. तो कहता है कि ये जो हमारे साथ मनाजिर है ना, इससे बेहतर है कि मैं काफिर होता, ऐसा अकीदा रखता जो वोन आउट है, और वहां पे मैं ये कहता कि जो हमारे सामने मनाजिर है ना मुझे कम खफा कर देते. हैव साइट ऑफ प्रोटेस राइजिंग फ्रॉम द सी, तो मैं प्रोटियस जो इसके ग्रीक गॉड है नौजुबिल्ला, वो राइजिंग फ्रॉम द सी यानी वो समंदर से उभरता हुआ मैं देखता अगर मैं इस तरह होता. ठीक है, ये देखे, ये प्रोटियस जो है ना इसका समंदरी वो कहलाते हैं खुदा. और हेयर ओल्ड ट्रेटन ब्लो हिज व्रत हॉर्न. ट्रेटन का मतलब है ट्रम्पेट, बाजा. ट्रेटन जो है इनका, ये भी खुदा है इनका, और इनके बारे में इनका मानना है कि ये बाजा बजाएगा, बांसुरी बजाएगा, कुछ इस तरह करता है. तो कहता है कि शायद मैं इन दो खुदाओं को देखता है, एक समंदर से उभरता हुआ और दूसरा अपनी मतलब अपना बाजा बजाते हुए. ओके, लास्ट स्टैंजा, ही इज टेलिंग अस दैट दिस थिंग्स डू नॉट मूव मी, इम्प्रेस मी. देन ही डिजायर्स दैट ए ग्रीक गॉड, इफ आई वर अ पेगन, इफ आई वर not a Christian, because he was a Christian, and believed in a worn-out creed. So there might be a possibility that he would be standing on that unpleasantly meadows and have glimpses, and he would not become so much sad. There he would see Proteus and Triton, and the Triton would blow his trumpet. That is the last stanza. Okay, इसका राइम स्कीम पढ़ते हैं. B, ये हो गया C, क्योंकि वो पहले A भी हुआ था. Won, डी. ली, बी की तरह है तो सी. फॉरलॉन, वन आउट, वन की तरह है तो ये डी हो गया. सी, सी हो गया. हॉर्न, डी हो गया. सो सी डी सी डी सी डी. तो एग्जैक्टली परफेक्टली इट मैचेस पेट्रार्चन. ओके, नाउ पोएटिक डिवाइसेस पढ़ते हैं. मुझे उम्मीद है आपको पूरी मुहिम समझ आ गई होगी. अगर फिर भी नहीं है तो मैसेज में जरूर मुझसे पूछिए. मेटाफर मेरे ख्याल में दो है. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. लाइन नंबर 8 में है आउट ऑफ ट्यून. इट रेफर्स टू ह्यूमैनिटी, यानी हम ट्यून के बगैर है, मतलब हम ह्यूमैनिटी हम में नहीं है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी है. ठीक है. सेकंड मेटाफर है 10th लाइन में, सकल इन अ क्रीड आउट ऑन. क्रीड, क्रीड मजहब को बोलते हैं, मगर हेयर क्रीड रिप्रेजेंट्स मदर दैट नर्सेस हर चाइल्ड, यानी इसका मतलब यहाँ पे है माँ. पर्सोनिफिकेशन आपको पता है कि उन क्वालिटीज को बोलते हैं जो एक ह्यूमन हो और नॉन ह्यूमन को दी जाए. ठीक है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन. दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम,
to the moon. He personifies sea. Personification ये होता है ना कि नॉन लिविंग, सी नॉन लिविंग है, उसने अपना सीना दिखाया, किस तरह दिखाया, वो तो दिखा ही नहीं सकता, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. एजोनेंस है यहाँ पे. एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल इन द सेम लाइन सच एज ओ ए दी साउंड. तो और हेयर ओल्ड थ्रेटन ब्लो हिज रिथ ऑन. सो और ओल्ड जो है ओ आया, तो एजोनेंस है. एजोनेंस का मतलब है रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड इन द सेम लाइन. नंबर नेक्स्ट है हाइपरबोल. हाइपरबोला को पता है कि बड़ा चढ़ा कर कोई चीज बयान करना, इम्पॉसिबिलिटीज जो हो. Exaggerated statement or claims not meant to be taken literally. It moves us not, great God. I would rather be a pagan suckled in a creed outward. ये हाइपरबोली है, यानी वो मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही आगे गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता. So that is another thing. ठीक है. The next one is oxymoron. Oxymoron दो अल्फाज जब एक साथ हो और दोनों का मतलब उल्टा हो. We have given our hearts away, a sordid boon. Sordid बेकार, boon नेमत. Sordid immoral, boon नेमत. Sordid negative लफ्ज है, boon जो है positive लफ्ज है. Sordid suggests the worst aspect of human nature, such as immorality, selfishness, and greed. While a boon is something that functioned is a like नेमत जो हम कहते हैं उर्दू में. What is the theme? The theme in the world is too much with us. The poet describes humans kind relation with the natural world in terms of loss. 19th century was the century of industrial revolution. He described the relation between nature and the new world. That relation once flourished, but now, due to the impact of industrialization on every life, mankind has lost the ability to appreciate, celebrate, and be soothed by nature. ये जो आखिरी लाइन है ना कि human kind has lost the ability to appreciate, celebrate, and be soothed by nature, ये असल में इसका थीम है. उम्मीद है आपको पोएम समझ आ गया होगा, सारी लाइनें. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए शहजाद इकबाल इंग्लिश अकेडमी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.